Hello students, my name is Dipande Mishra and I will teach you Business Research Tools, that is BCom 1501 in this semester, first semester of your third year. So basically if you go to your official website, you can see the whole syllabus of Business Research Tools BCom 1501 on your official website, and all the four modules are very well explained here. What are the topics that we are going to cover in these four modules, and also what are the books that are recommended for this particular subject. So first of all, I would like to tell you what this subject is all about. कभी भी अगर हम नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करते हैं, हमें कहीं एडमिशन लेना होता है, अगर हम किसी एग्जाम के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं या कोई भी ऐसी कोई चीज़ हमें खरीदनी होती है, ऐसा कुछ भी हमें अगर करना होता है तो हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और हम उसमें से देखते हैं कि चीज़ें कौन सी बेस्ट सूटेबल होंगी हमारे लिए। तो वो रिसर्च अलग है, ये रिसर्च अलग है। रिसर्च एक्चुअली में एक पूरा एक फॉर्मल और पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और उसके बाद ही आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को आप पता कर पाते हो। So you can see like there are so many facts, there are so many information around us through various channel of communication, and you can like check any information on internet, through journals, through magazines, through all these information sources. But ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, लेकिन इसका करेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? या तो ये कोई ना कोई इवेंट हुआ है उससे आई है, या फिर किसी चीज पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसको ऑब्जर्व किया गया है, टाइम टू टाइम उस पे स्टडी की गई है, रिसर्च किया गया है, तभी आप किसी कंक्लूजन पे आते हैं। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आपको कैसे पता है? क्योंकि इसको प्रूव किया गया होगा, इस पे प्रॉपरली रिसर्च की गई होगी, और इसीलिए ये आज एक प्रिंसिपल बन चुका है और हम इसको आराम से इसके इसकी हेल्प से हम किसी भी नए लॉ को प्रूव कर पाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने आसपास देख रहे हैं, इतने सारे आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इतनी सारी नॉलेज जो आपके आसपास है, ये सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन कई बहुत टाइम के रिसर्च के बाद आपको मिलती है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइक इवेंट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि जो इवेंट्स होते हैं आपके आसपास उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको फैक्ट एंड फिगर्स के थ्रू मिलती है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी रिसर्च के थ्रू आती है। ओके, तो बेसिकली रिसर्च क्या है? किसी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना उसके एग्जिस्टेंस पे, या उससे रिलेटेड किसी वेरिएबल पे आप क्वेश्चन करते हो, स्टडी करते हो, प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करते हो, और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे आते हो। दिस इज रिसर्च, दिस इज व्हाट अ रिसर्च इज। ओके, तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या टेक्निक्स होती हैं रिसर्च की। हम पढ़ेंगे कि जो रिसर्च होता है उसको हम, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम उससे फाइंड आउट करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। इसके अलावा हम किस तरीके से, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है रिसर्च में, और क्या इसका इम्पैक्ट होता है, किसी रिसर्च से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं हमेशा, क्यों हर रिसर्च स्कॉलर इन्वॉल्व होता है रिसर्च में, क्यों कोई गवर्नमेंट किसी भी डिसीजन को लेने से पहले या उसको इम्प्लीमेंट कराने से पहले रिसर्च करती है। तो ये सारी चीज़ें, क्यों इतना रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ ही लेते हैं कि हमारा मॉड्यूल किस तरीके से डिवाइडेड है। As you can see, there are four module in your this syllabus. Module 1 is about the introduction to research. Module 2 is about the hypothesis and research design. Module 3 is about sampling, and Module 4 is about method of data collection and report writing. Okay, तो यहाँ पे हम
ये आपका जो भी पूरा रिसर्च का आपका सिलेबस है, इसको हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड यहाँ पे किया है। पहले सेगमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रिसर्च क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपको इसका पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं और हम किस तरीके से एक अच्छी रिसर्च बना सकते हैं, एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट मॉड्यूल के थ्रू समझेंगे। इसके बाद आएगा आपका एक नया टर्म हाइपोथेसिस। तो अभी हाइपोथेसिस के बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानते हैं। जब आपका एक बार रिसर्च का जो कोर कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा, जो बेस है वो बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि आपका हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, और मतलब ये नेक्स्ट लेवल रहेगा आपके रिसर्च का। ठीक है। इसके बाद फिर हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको हम ऐसे ही उसका जो कंक्लूजन हम निकालते हैं वो हमेशा किसी ना किसी डेटा के थ्रू सपोर्टेड रहता है। हमारे पास एविडेंस रहता है, हमारे पास डेटा रहता है जिसके थ्रू हम सपोर्ट करके ये शो करते हैं कि ये सारे जो डेटा हैं ये हमारे जो हमने कंक्लूजन निकाला उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो डेटा आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, कि क्या तरीका होता है उस डेटा को कलेक्ट करने का, और उस डेटा को कलेक्ट जब हम करते हैं तो हम क्या पूरी पॉपुलेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं उस डेटा को, या सैंपल के थ्रू कलेक्ट करते हैं, तो उसका सैंपल कलेक्ट करने का टेक्निक क्या होता है, मेजरमेंट स्केल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। देन फोर्थ मॉड्यूल आएगा आपका, जो आप कह सकते हैं कि रिसर्च का पूरा कंक्लूजन है, कि अब यहाँ पे आप किस तरीके का डेटा यूज़ करते हो, और किस तरीके से जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है तो आप एक अच्छे से रिपोर्ट बनाते हो अपनी पूरी रिसर्च पे, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपके 4 मॉड्यूल्स होंगे और आपको इन्हीं के थ्रू जाना है। और इट इज़ आई जस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे के पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से आप मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में। कुछ बुक्स हैं जो यहाँ पे रिकमेंड की गई हैं, जिसमें से जो फर्स्ट बुक है सी आर कोठारी, दिस इज़ द मोस्ट यू कैन से दैट ऑथोराइज्ड बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही आपको सारे कंसेप्ट अपने इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बस इसकी एक प्रॉब्लम ये आपको लग सकती है कि थोड़ा सा डेप्थ में है, आपके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में है। अदरवाइज द बुक इज़ वेरी वेरी गुड। इट विल हेल्प यू विथ बिजनेस रिसर्च टूल्स, दैट इज़ बीकॉम 1501। और इसके अलावा भी कभी अगर आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं या आप आगे एमबीए वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी जब आप रिसर्च पढ़ेंगे तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो मैं आपको सी आर कोठारी बुक रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी अगर आप बाकी कोई बुक अप्लाई देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज बिजनेस रिसर्च टूल्स का जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। My name is Dipandi Mishra. I will teach you module 1 and module 3 of business research tools. Okay, so let's get started. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मॉड्यूल 1 में हम क्या-क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में ऑफ कोर्स हम पूरा मॉड्यूल 1 कवर नहीं करने वाले हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम मॉड्यूल 1 में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होती है रिसर्च की, रिसर्च का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, क्या टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च के, मतलब रिसर्च हमेशा एक ही जैसी नहीं होती है, बहुत टाइप की होती है। तो क्या टाइप्स होते हैं रिसर्च के, क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च की, क्यों इतना रिसर्च किया जाता है, रिसर्च की क्या ज़रूरत होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। फिर हम पढ़ेंगे कि किसी भी अच्छे जो प्रोसेस होता है रिसर्च का, ये हम पढ़ेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन वील स्टडी द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन, कि किसी भी रिसर्च डिज़ाइन को हम किसी भी रिसर्च को हम कब अच्छा कहेंगे, सॉरी दिस इज नॉट रिसर्च डिजाइन, दिस इज रिसर्च। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, कि किसी रिसर्च को हम कब अच्छा कहते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर हम देखते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वील स्टडी अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम, देन वील स्टडी अबाउट टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हम मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसर्च क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिसर्च होता है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड आप यहाँ पे देखेंगे, पहला वर्ड है री, एंड जो सेकंड वर्ड है वो है सर्च।
ओके, कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिसर्च बहुत टाइप के होते हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च होता है और जो हम होते हैं, मतलब कि हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, हम सोशल साइंस की रिसर्चेस करते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है कि कोई बहुत नया प्रिंसिपल, कोई बहुत नया लॉ नहीं ले आते। जैसे लॉ ऑफ मोशन होता है और ये सारे लॉज होते हैं, तो उस टाइप का लॉ नहीं ले आते हैं हम सोशल साइंस में। हम सोशल साइंस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों पे वापस से बार बार रिसर्च करके उसके नए नए एस्पेक्ट को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होता है। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है स्ट्रेस से। तो अब एक रिसर्च हो सकता है, इस पे पहले हो चुकी हो कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। फिर हम अब वापस से हम फिर से स्ट्रेस पे स्टडी कर सकते हैं या ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम वापस से कुछ नया खोजना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा नया सोसाइटी को बताएं। क्योंकि अब एक रिसर्च तो हो चुकी है कि स्ट्रेस का असर पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पे, तो अब हम दूसरी स्टडी ये कर सकते हैं कि स्ट्रेस का अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर पे किस एक्सटेंट तक पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड स्टडी हमारी, अगर हम कुछ सालों बाद फिर से स्टडी करें, और क्योंकि हम सोशल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे पास कोई बहुत नया लॉ, कोई बहुत नया प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। हमें जो पुराने एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उसी में नए नए एस्पेक्ट्स को रिसर्च करना है। तो हमें फिर से हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि स्ट्रेस का ह्यूमन बिहेवियर पे मतलब अफेक्ट तो होता ही है, लेकिन पर्सनल लाइफ पे भी क्या अफेक्ट होता है, पर्सनल लाइफ कितनी अफेक्टेड होती है स्ट्रेस की वजह से। तो ये एक नया एस्पेक्ट हो गया आपके पुराने एग्जिस्टिंग टॉपिक में। तो आप इस बात को समझिए कि जब साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उसमें हम नए नए प्रिंसिपल, नए नए लॉज सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब सोशल साइंस की रिसर्च होती है तो कोई बहुत नई चीज नहीं निकल के आती है, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक पे री सर्च करते हैं। ठीक है, वापस से हम उसमें कुछ नया सर्च करते हैं। तो सोशल साइंस की जितनी भी रिसर्च होती हैं उसमें हम ये बात समझ सकते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक्स को हम बार बार उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। ओके, ये एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में, तो किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो जब आप सिस्टमैटिकली इंक्वायरी करते हैं किसी चीज की विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको सपोर्ट करने के लिए आपने जो सॉल्यूशन खोजा है, आपने जो रिसर्च किया है, आप हवा में नहीं कहेंगे कि वो चीज़ ऐसे हो गई। उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ कैसे होगा? डेटा के थ्रू। आपने क्वेश्चन आयर भरवाया, आपने ऑब्जर्वेशन किया कई लोगों का, या आपने लोगों का फीडबैक लिया, उसके थ्रू आप समझे बातों को। तो आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। तो रिसर्च एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक इंक्वायरी है विद द हेल्प ऑफ डेटा जो कि हमने कलेक्ट किया होता है, और इससे हम कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस डेटा और इंफॉर्मेशन को, और एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजीज सेट के हेल्प से हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो सूटेबल मेथडोलॉजीज सेट है, इसका मतलब देखिए, रिसर्च जो है कभी रिसर्च अक्सर ही इसमें मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, और इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी अप्लाई होते हैं। मतलब कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने नाम सुना होगा मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो यहाँ पे इन सब टाइप का स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके इन सारे कलेक्टेड डेटा पे हम किसी कंक्लूजन को निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने रिसर्च को डेटा की हेल्प से। ओके, तो ये उसका पार्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने ये समझा कि रिसर्च एक प्रोसेस होता है। रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके और उसको सिस्टमैटिकली उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके, और एक पर्टिकुलर अच्छी सी मेथडोलॉजीज यूज करके, और हम उससे कोई एक कंक्लूजन निकालते हैं, कोई एक सॉल्यूशन निकालते हैं, एक आंसर निकालते हैं किसी क्वेश्चन का। दैट इज नोन एज रिसर्च। नाउ
यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको रिसर्च की दी हुई है। डिसिप्लिन्ड वे ऑफ कमिंग टू नो समथिंग अबाउट आवर सेल्व्स और आवर वर्ल्ड, कि कुछ एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन्ड वे होता है जिसके थ्रू हम अपने बारे में और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज इट इज द सिस्टमैटिक एफर्ट टू सिक्योर आंसर्स टू क्वेश्चंस, कि बहुत सारे क्वेश्चंस का हम एक सिक्योर आंसर निकालते हैं, एक सिक्योर मतलब आंसर खोजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक रिसर्च की सोशल साइंस में कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो अब हम हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वाई द एम्प्लॉयज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज लीविंग द कंपनी very quickly, they are switching the company very quickly. Okay, they are not staying in the company and the retention rate is very low in this company. So we want to find answer to this question. Now we'll conduct the research, we'll collect the feedback, we'll question the employees, the existing employees, all the employees that have left the company, उनसे हम पूछते हैं चीज़ों को, और अल्टीमेटली हम एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके इस क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं, और जो भी आंसर हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम एक, आप कह सकते हैं कि एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं एक सिस्टमैटिक एफर्ट लगा के, वो भी हमारी रिसर्च होती है। या फिर रिसर्च इज अ प्रोसेस बाय विच वी आंसर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदर्ड। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और एक कोई आंसर खोजते हैं हमारे क्वेश्चंस का। यही हमारा रिसर्च होता है। ओके, नाउ रिसर्च, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बेटा वही चीज यहाँ पे फिर से बोली जा रही है। री और सर्च से मिलके आपका वर्ड बना होता है रिसर्च। री मीन्स once more, a fresh, a new or back with return to a previous state। तो हम ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत सारी स्टडी हो चुकी हैं, आप देखिएगा बार बार उसी पे स्टडी होती है, लेकिन नए नए वेरिएबल्स को लेके होती है, नए नए एस्पेक्ट को लेके होती है। तो दैट इज लाइक री, आप बार बार कर रहे हो उस पे स्टडी। ओके, उस वेरिएबल पे बार बार स्टडी कर रहे हो। ये बात अलग है कि आप नए कंक्लूजन के साथ आ रहे हो, ये बात अलग है कि आप उसमें नई वेरिएबल्स को फाइंड आउट करें, नई कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करके आ रहे हैं। ठीक है, एंड सर्च मीन्स look thorough or go over thoroughly to look something or examine to find anything concealed। तो कोई चीज जो आप कंसील्ड है, आप नहीं समझ पा रहे हो उसको, ऊपर ऊपर से देख के आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं खोज पा रहे हो, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है उसके रूट तक नहीं जा पा रहे हो, तो हमें सर्च का मतलब है कि हम उसको एग्जामिन कर पाते हैं, रूट तक पहुंच पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। तो रिसर्च का मतलब है थॉरोली, बार बार जो है वो किसी चीज को सर्च करना, किसी क्वेश्चन के आंसर को सर्च करना, या किसी वेरिएबल, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बार बार सर्च करना। ओके, दिस इज रिसर्च। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च देखिए बेटा, रिसर्च जब भी हम करते हैं तो हमारा जो कुछ चीज़ें हैं जो हम माइंड में हमेशा लेके चलते हैं। पहली चीज़ तो ये, हमारी रिसर्च से हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि, क्योंकि एक रिसर्च अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, मतलब आप समझ लीजिए कि 4 to 5 years आराम से लग जाते हैं। तो अगर इतना टाइम देकर पैसे आप खर्चा करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्वेश्चन आए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उससे डेटा कलेक्ट करते हो, अलग अलग टूल्स एंड एप्लीकेशंस यूज करते हो जिसके थ्रू आप एक सॉल्यूशन निकालते हो, तो ये इतना काम करने के बाद आप एक प्रॉब्लम का मतलब इतना काम कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है हम कंक्लूजन कैसा चाहते हैं, हम कंक्लूजन चाहते हैं कि बहुत ही फ्रूटफुल हो, इफेक्टिव हो, उसको हम अप्लाई कर सकें। तो ज्यादातर रिसर्च जो है वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रिजाइन कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाना चाहते हैं कि क्यों रिजाइन कर रहे हैं। या मान लीजिए कि अगर हम ये देखते हैं कि किसी एरिया में हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो हमें वहां पे रिसर्च करना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया की एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रही है। तो ये प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं। तो व्हाट
आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा रिसर्च हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या हमारी सोसाइटी में कुछ नया कंट्रीब्यूट करे। ओके कुछ नया नॉलेज हमारी सोसाइटी में ऐड ऑन करे। ओके देन research emphasizes the development of generalization principles और theories। मतलब कि जो आपका रिसर्च होता है ये कोशिश करता है कि एक किसी प्रिंसिपल को बनाए, किसी थ्योरी को बनाए या एक जनरलाइज्ड वे में किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजे। अब रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो डेटा है वो डेटा वगैरह सब अवेलेबल होना चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब है जो डेटा जो आपके नंबर्स होते हैं, जो आपके फीडबैक होते हैं, उसका प्रॉपर डेटा होना चाहिए आपके पास। तो एम्पिरिकल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इतने लोगों ने ऐसा कहा, आपने देखा होगा कई सारे रिसर्च तो जो पेपर में पब्लिश होते हैं उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली 66.53%, 34.68%। तो एकदम बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको जो आपका रिसर्च है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास डेटा और एविडेंस होना चाहिए। तो रिसर्च एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और ये हमेशा डेटा के थ्रू जो है सपोर्टेड होता है। देन रिसर्च डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, कभी भी ऐसी बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट जो आपका कंक्लूजन होता है वो निकलता है आपके रिसर्च के थ्रू। तो यहाँ पे रिसर्च की डिमांड होती है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो और उसको आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बता रहे हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट के ऊपर क्या पड़ता है, तो अगर आप ऐसी कोई स्टडी कर रहे हो तो आपका जो ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए कि जो मार्क्स है वो पहले इतना आता था लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद इतना कम या ज़्यादा हो गया। ओके, या हम ये कह सकते हैं पहले जो फिजिकल एक्सरसाइज कोई करता था वो इतना था लेकिन जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ तो उसका फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ गया। तो इस तरीके से प्रॉपरली जो है आपका बहुत ही एक्यूरेटली आपने ऑब्जर्व किया हो चीज़ों को और उसको डिस्क्राइब किया हो। देन रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी एंड फर्स्ट हैंड सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर अ न्यू पर्पस। तो रिसर्च जो है वो नए डेटा को आप कलेक्ट करते हो। हमारा जो प्राइमरी डेटा होता है उसी को हम फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं। प्राइमरी या फर्स्ट हैंड डेटा का मतलब बेटा ये होता है कि आपने इस डेटा को खुद से कलेक्ट किया है, किसी न्यूज़पेपर में पहले ही पब्लिश नहीं हुआ था, किसी मैगजीन में पब्लिश नहीं हुआ था, किसी जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ था, कहीं भी पब्लिश नहीं हुआ था और ये आपने खुद ही क्वेश्चनायर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्टली वन टू वन आपने ये डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो जो आपका डेटा, जो आपका रिसर्च होता है इसमें आपका डेटा कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो रिसर्च बेसिकली इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी एंड फर्स्ट हैंड सोर्सेज या फिर जो एग्जिस्टिंग डेटा हैं पहले से किसी कंपनी के वेबसाइट पे हैं, किसी मैगजीन में पब्लिश हो चुके हैं, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुके हैं, जो इन सब टाइप का डेटा है, इन सब टाइप के डेटा को यूज करके भी आप जो है वो रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड या फिर जो है जो पुराने डेटा है उसको यूज करके किया जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के, जो ये कह रहा है कि रिसर्च हमेशा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजे, वो हमेशा किसी प्रिंसिपल या थ्योरी को फॉर्म करे, हमेशा सपोर्टेड हो, उसके पास नंबर्स हो, एम्पेरिकल एविडेंस हो और एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन हो, डिस्क्रिप्शन हो चीज़ों का जो आपने ऑब्जर्व किया उस रिसर्च में, और इसके अलावा उसमें आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को अच्छे से यूज़ किया। ओके, फिर आता है आपका इम्पोर्टेंस क्या होती है रिसर्च की, क्यों हम रिसर्च को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है कि हाँ दिस रिसर्च, मतलब रिसर्च करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको पहले इस वीडियो लेक्चर में पहले ही मेंशन कर दी हैं, कुछ बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए या जो आपकी जो सोसाइटी है इसमें किसी नॉलेज को ऐड ऑन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ये सारे तो आपके इम्पोर्टेंस है, इस वजह से तो आप रिसर्च करते
हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए, टू गैदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो अगर किसी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है नेसेसरी, इसके लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है। और क्या है, टू मेक चेंजेस, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए या किसी भी पुराने प्रोसेस में चेंजेस लाने के लिए, कोई जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग है उसको नए तरीके से करने के लिए, ओके, उसमें कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम रिसर्च करते हैं। क्योंकि जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुरानी टेक्निक्स में क्या प्रॉब्लम है, नई टेक्निक्स में क्या अच्छाई है, तो हमें कौन सी टेक्निक ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए, ये सारी जो चेंजेस हैं वो आप ला सकते हो। देन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब देखिए, जब आप ट्रेडिशनल वे को छोड़ रहे हो रिसर्च करके, आप नए मॉडर्न और ज़्यादा एफिशिएंट मेथड्स को अप्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा, क्योंकि आपका मेहनत आपकी कम लगेगी। हो सकता है कि आपकी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो एक्सपेंसिव हों, तो अब कम पैसे में काम हो जा रहा है, या कम टाइम में काम हो जा रहा है, या कम मेहनत में काम हो जा रहा है। जो भी चीज़ें हैं अल्टीमेटली वो क्या लीड कर रही हैं, वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर रही हैं आसपास के लोगों के। तो टाइम टू टाइम रिसर्च होती रहती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप देखें तो पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उसके बाद फिर लैपटॉप सेट आ गए। तो कंप्यूटर था, बहुत बड़ा सा सेट हुआ करता था और आप उसको टेबल और चेयर पे ही यूज़ कर पाते थे, वो पोर्टेबल नहीं हुआ करता था। फिर लैपटॉप आ गया, रिसर्च हुई होगी और नई नई टेक्निक्स खोजी गई होंगी कि इतने बड़े कंप्यूटर को किस तरीके से हम बिल्कुल स्लिम लैपटॉप में बिल्कुल फिट कर सकते हैं, सारे सिस्टम बिल्कुल वैसे ही हों। तो उस पर रिसर्च किया गया होगा, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किया गया होगा और अल्टीमेटली हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाए होंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, हम और ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ें हमने अप्लाई कर ली अपने लाइफ में। ओके, अब फॉर अ सेफर लाइफ नाउ, जो बहुत सारे जब आप रिसर्च करते हो, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अभी स्ट्रेस का दिया था कि क्या ह्यूमन बिहेवियर पे स्ट्रेस का कोई अफेक्ट पड़ता है। तो अगर इसका आंसर ये आया कि मान लीजिए हमने रिसर्च किया और हमारा आंसर ये आया कि हाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो अब आपको पता चल गया स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पे। तो अब आपको पता है कि इंसान इरिटेट हो रहा है या इंसान के बहुत एग्रेसिव हो जा रहा है स्ट्रेस की वजह से। तो अब आप इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करोगे। रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रूव करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन खोजेंगे किस तरीके से जो स्ट्रेस है उसको आप कम कर सकते हो अपने लाइफ में, सो दैट ये इरिटेशन वाली फीलिंग जो होती है या ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको आप कंट्रोल कर पाओ। तो इस तरीके से हम एक सेफर लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, एक हेल्दियर लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका टू नो द ट्रूथ। सो कई बार रिसर्च जो है आपकी वो किसी सच को जानने के लिए, किसी ट्रूथ को आप कह सकते हैं कि समझने के लिए, खोजने के लिए भी होती है। देन एक्सप्लोर आर हिस्ट्री, हम जब आगे टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें एक हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च आर द रिसर्च दैट you conduct on any kind of historical event, any event that has been done, that has been happened in past, in history. You observe them, okay, you conduct a research on it and you present a new aspect, a new kind of opinion on that particular event. तो यहाँ पे हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करने के लिए हमारी जो रिसर्च होती है वो काम आती है। देन अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए भी रिसर्च हमें हेल्प करती है। अलग अलग जगह पे डांस के फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग जगह पे जो आपके म्यूजिक के फॉर्म्स होते हैं। तो ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं, पेंटिंग हो गई और जो जितने भी तरीके के जो आर्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए कि ये कहाँ से आते हैं, ओरिजिन इसका कहाँ है और इसको कहाँ कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग मिलती है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए। और मतलब आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इन आर्ट्स के थ्रू ही पता लगा पाते हैं कि कोई मतलब कोई पर्टिकुलर सिविलाइजेशन किस एरा की है, किस ईयर की है। तो ये सारा क्या है, हम आर्ट के थ्रू रिसर्च करके चीज़ों का पता लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिसर्च में क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए, एक सेफर लाइफ के लिए, हमारी हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So, in the next, in the next topic, we'll study about the aims and objective of research. But before that, I think is for this video lecture, this is enough. You got to know about research,
you saw different definition of research. Also, you studied about the characteristics of research. You also studied about the importance of research, that how research is, why research is so important for you, and what are the things that happen when we go for a research. Okay, so in the next video lecture we will complete from the further topics, and we'll start from aims and objectives of research. Till then, class, thank you. Goodbye.